आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 सब्जेक्टिव का। ठीक है, सब्जेक्टिव में किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आएंगे इस सेट में, वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और नए व्यूअर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपको पता है कि 3 खंड में क्वेश्चन बटे हुए हैं इस बार के पैटर्न में। खंड का या फिर इसे खंड ए भी बोला जाता है, सेक्शन ए, और दूसरा खंड खा और तीसरा खंड गा। तीनों सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड का में टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको केवल 5 का ही जवाब देना, यानी 10 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। खंड खा में किस तरीके से रहेगा, 7 क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्न के जवाब देने होंगे और वो सारे 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और खंड घा में केवल 3 प्रश्न का ही जवाब देना होगा, टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। सारे प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे तो 3 प्रश्न का जवाब दोगे तो 15 नंबर मिलेगा, यानी टोटल नंबर 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये था पैटर्न। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो यहाँ पर सिंपल आंसर आपका क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था। तो 2 भागों में बांटा गया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल थे। तो पहला मॉडल था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पर उत्तर है आपका दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना व जाति आधारित असमानता व अन्याय का विरोध करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी खेमे के देशों के नाम लिखिए। शीत युद्ध में 2 खेमे में देश बट चुका था, एक अमेरिका की तरफ सारे देश जा रहे थे और दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर, ठीक है, उसके तरफ जा रहे थे। ठीक है, तीसरा भी खेमा था, वो था आपका गुट निरपेक्ष। तो इन प्रकार के खेमे में बट रहे थे। तो आपको बताना अमेरिका के खेमे में कौन कौन देश जा रहे थे। तो यहाँ पर उत्तर देखिए ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या है आपका, मंडल आयोग। ठीक है, यानी मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी। यहाँ पर देखिए क्या सिफारिश था, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार एवं इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों के रिक्त होने वाले पदों के आरक्षण की सिफारिश की। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित सलाहकार संस्था है। अब आते हैं खंड खा में। ठीक है, खंड खा में 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिए। पहला आपका शीत युद्ध होने का मूल कारण क्या था। शीत युद्ध होने का मूल कारण यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परस्पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है। मतलब जो भी शीत युद्ध में 2 देश उभर कर आए थे शक्तिशाली, वो दोनों को पता था कि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो खतरे में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल संभावनाएं थी। अगर युद्ध होगा तो बहुत सारे नुकसान होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण आसान करना नहीं था। मतलब इसमें दोनों अगर युद्ध करते तो जीतना मुश्किल था, क्योंकि एक देश के पास अगर हथियार है तो दूसरे देश के पास भी डेंजर हथियार है। अगर कहीं भीषण युद्ध हो जाता तो फिर दोनों को दोनों बर्बाद हो जाते। यदि एक गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता, तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने लायक अस्त्र बच जाएंगे। यानी अगर एक देश अपना अस्त्र इस्तेमाल कर लेता है तो दूसरे देश के पास तो भी हथियार और अस्त्र है, तो वो भी तो इस्तेमाल करेगा। यही कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध ना होकर शीत युद्ध के रूप में युद्ध स्थिति बनी रही। ठीक है, यानी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ लेकिन शीत युद्ध हुआ। शीत मतलब एकदम शांत माहौल वाला युद्ध, मतलब कोई भी हथियार यूज नहीं हुआ, ये वाला युद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मध्य एशिया गणराज्यों में संघर्ष एवं तनाव के कोई 2 कारण बताए। जो इराक वाले मध्य एशिया देश थे तो वहां पर तनाव के क्या कारण थे, वो 2 कारण आपको बताना है। पहला कारण देखिए यहाँ पर, मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष व तनाव का एक प्रमुख कारण यह था कि इन देशों में पेट्रोलियम साधनों का विशाल भंडार होने के बावजूद इन देशों को इसका लाभ ही नहीं होता था। सोच लीजिए। दूसरा क्या कारण था, इस क्षेत्र में धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया। अमेरिका क्या कर रहा था, उन सभी देशों में अपना पैर पसार रहा था ताकि वहां से जो भी पेट्रोलियम पदार्थ से जो इनकम होती थी उस पर कब्जा करना चाहता था। आपको पता होगा, एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, जिनसे अपनी प्रभुत्वकारी प्रवृत्ति को बढ़ाने का, मतलब अपना जो वर्चस्व है, अपना मतलब जो अमेरिका अपना वर्चस्व है वो बढ़ाना चाहता था, जिसके प्रयास करने के लिए देशों के मध्य तनाव हेतु आधार प्रदान करने का भी कार्य किया। तो ये थे आपके आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मानव अधिकारों को कितने कोटियों में रखा गया है, संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस 3 पॉइंट आपको उल्लेख कर देना है, बस इतना टेंशन नहीं लेना है। मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है।
तो 3 कोटि में पहला कोटि क्या है वो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट में प्रॉब्लम है, तो आप सुनते जाइएगा मेरी आवाज़ को। तो यहाँ पर देखिए पहला कोटि क्या है आपका, राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति एवं सभा करने का स्वतंत्र रूप है, एकदम पूरी तरीके से राजनीतिक अधिकार ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, द्वितीय कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। दूसरा जो कोटि है वो किसका है, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का है। पहला कोटि क्या था, राजनीतिक अधिकारों का है, मतलब वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, आम सभा कर सकते हैं, इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तृतीय कोटि में सिनिवेशीकृत, ठीक है, सिनिवेशीकृत जनता या फिर जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्मिलित है, ठीक है। जो भी माइनॉरिटीज़ वाले लोग थे, जो निवास करते थे, ठीक है, जो भी जाति के लोग थे उनके अधिकार थे तीसरी कोटि में। तो ये थे सारे आंसर, एकदम डिटेल से आप लोग लिख दीजिएगा, अपनी भाषा में लिखिएगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, डरने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तो अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में बहुदलीय प्रणाली के संदर्भ में तर्क दीजिए। तो यहां पर देखते हैं क्या तर्क है। दलीय प्रणाली सफल लोकतंत्र हेतु दलीय प्रणाली आवश्यक है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला क्या तर्क है कि द्विदलीय व्यवस्था से साधारण बहुमत के दोष समाप्त हो जाते हैं एवं जिस भी प्रत्याशी की जीत होती है उसे आधे से अधिक 50% से भी अधिक मत प्राप्त होते हैं। दूसरा क्या है, सरकार अधिक अस्थायी रहती है और वह गठबंधन की सरकारों की तरह दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पर नहीं टिकी होती है। वह उनके निर्देशों को सरकार गिराने के भय से मानने हेतु बाध्य भी नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्या है पॉइंट आपका, देश में सभी को यह ज्ञात होता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाएगी तो कौन कौन प्रमुख पदों के लिए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री आदि पर आएंगे। आज़ादी के 20 वर्षों तक भारतीय राजनीति, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ये पता नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर यही होगा, ठीक है, कि देश में सभी को यह ज्ञात होता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाएगी तो कौन कौन प्रमुख किस पद में जाएंगे, प्रधानमंत्री में कि उप प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में, वित्त मंत्री में एवं विदेश मंत्री आदि पर जाएंगे। तो आप इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रस्ताव में किन नीतियों को व्यवहार में लाने की बात कही गई है। तो योजना आयोग के प्रस्ताव में निम्नलिखित नीतियों को व्यवहार में लाने की बात की गई है। और यहाँ मैं इस बुक के आंसर को मैं एक अच्छा पॉइंट में देना चाहता हूँ कि इसमें जैसे एग्जाम में लिखे जाते हैं ना आंसर, हूबहू वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है। को पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, वो सारे पॉइंट वाइज यहाँ आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आंसर अच्छे लगते हैं और एग्जाम में नंबर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो, यानी बराबर बराबर अधिकार हो, ठीक है। जो भी साधन मिले तो स्त्री और पुरुष तो दोनों में समान मिले। आगे बढ़ते हैं दूसरा, समुदाय के भौतिक साधनों और उनके नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे जन साधारण की भलाई हो, ठीक है, यानी जनता को भलाई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन या फिर उत्पादन के साधन एक दो स्थानों पर ही केंद्रित हो जाए, सीमित हो जाए, तथा जन सामान्य की भलाई बाधित हो। समझ में आया ना, मतलब सभी जगह पर इसका संचालन हो अर्थव्यवस्था का, ताकि सभी का भलाई हो, ठीक है। किसी का मतलब होता क्या है कि कोई भी लाभ किसी जनता के पास नहीं पहुंच पाता है, तो इस योजना के तहत सभी के पास पहुंचाया जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त। आपको पता होगा श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ता रहता है हमेशा, और बहुत पुराने इतिहास से वहाँ पर गृह युद्ध है, वहाँ पर बहुत सारे नक्सली उग्रवादी है। तो इसके बावजूद भी, इतने संघर्ष के बावजूद भी कौन सी सफलता प्राप्त की है श्रीलंका। तो यहाँ पर एक एक करके सारे सफलता को देखते हैं। तो पहली क्या है, यहाँ पर अच्छी आर्थिक वृद्धि एवं विकास के उच्च स्तर को हासिल किया श्रीलंका ने। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण भी स्थापित किया। तीसरा पॉइंट क्या आपका, दक्षिणी एशिया देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही आर्थिक उदारीकरण किया था। आगे देखते अगला पॉइंट क्या है, तो फोर्थ नंबर पॉइंट ध्यान से देखिए, अंदरूनी संघर्षों के बावजूद, मतलब गृह युद्ध के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ हरित क्रांति था क्या। हरित क्रांति का मतलब था एक ऐसा खाद्य उर्वरक डालना फसलों में जिससे, अगर मान के चलिए धान की खेती इस प्रकार से हो रही है और तकरीबन 2 ही बाली में धान होते थे, तो उस उर्वरक खाद को डालने के बाद
तकरीबन इसमें 4-5 डालियों में धान के दाने उग जाते थे। लेकिन इसके नकारात्मक क्या परिणाम थे, तो ये यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है। और पहला कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा, हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों व भूस्वामियों के बीच में क्या हो गया, तनाव पैदा हो गया और दोनों के बीच में अंतर मुखर हो उठा। ठीक है, इससे देशों के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई। हुआ क्या था वो ध्यान से समझिए। जो गरीब किसान थे उनके पास पैसे कम है, और उनके पास अगर पैसे कम है तो वो क्वालिटी वाले सामान जो हरित क्रांति में यूज़ होते थे, जो खाद्य पदार्थ, वो तो वो खरीद नहीं सकते थे। जब वो खरीद नहीं सकते थे तो जो गरीब किसान जिस भूस्वामियों के ज़मीनों पर खेती करते थे तो उनके द्वारा टैक्स ज़्यादा लिया जाता होगा, और किसान जब वो खाद्य पदार्थ नहीं यूज़ करेंगे तो उनके पैदावार कम होंगे। जब उनके पैदावार कम होंगे तो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे, तो इसलिए इन दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो गया। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों तथा देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो गए, जबकि देश के अन्य क्षेत्र में कृषि संबंधी मामले में पिछड़ गए। अब आते हैं खंडगांव में। ये टोटल इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन 5 है। आपको इनमें से 3 का ही जवाब देना है। जिन प्रश्न का उत्तर आपको याद होता है उसी चैप्टर को टारगेट कीजिएगा और उसी चैप्टर से आप लोग याद कीजिएगा। 100% आंसर आपको एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चिपको आंदोलन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन के जो प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित दिए हुए हैं। पहला क्या है, इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2 या 3 गांवों से हुआ था। इन गांवों के निवासियों ने वन विभाग से अपील की कि खेती बाड़ी से संबंधित औजारों के निर्माण हेतु अंगू के पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से मना कर दिया, परंतु वन विभाग ने खेल सामग्री निर्माता एवं कंपनी को जमीन का यही भाग व्यावसायिक उपयोग हेतु दे दिया। मतलब वो खेती बाड़ी के लिए पेड़ काटने के लिए एग्री थे, लेकिन ये अपना व्यवसाय करने के लिए पेड़ काटना चाह रहे थे, जिसके कारण गांव वाले में एक विरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वालों ने मांग रखी कि वन की कटाई का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जीवन जैसे प्राकृतिक साधनों पर उपयुक्त नियंत्रण होना चाहिए। अब गांववासी क्या चाहते थे, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ, गांववासी चाहते थे कि सरकार जो छोटे उद्योग है उसके लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए व इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को हानि पहुंचाए बिना ये किए। ठीक है, मतलब जो भी वहाँ पर जंगल झाड़ उसके उजाड़ने के बिना ही आप ये सारे काम करें तो दिक्कत नहीं है। यहाँ का विकास निश्चित करे, यहाँ का जो विकास है वो एकदम फिक्स करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया। आगे पॉइंट देखिए कि आपका, इस क्षेत्र में वनों की कटाई के दौरान ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे, इसलिए स्त्रियों ने शराबखोरी की लत के विरोध में भी आवाज़ बुलंद की। धीरे धीरे इसमें कुछ और सामाजिक मुद्दे आकर जुड़ गए। तो ये थे आंसर, आपको इसी तरह पॉइंट वाइज देना है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गठबंधन की राजनीति की विचारधारा किन पहलुओं पर निर्भर करती है। पहला देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, नई आर्थिक नीति पर सहमति। ये क्या आपका, कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा क्या है पॉइंट आपका, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में सुनिश्चित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या आपका, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। जैसे प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फोर्थ नंबर क्या आपका, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। ठीक है, मतलब बिना कुछ सहमति के, बिना कुछ विचारधारा के आप एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं जोड़ सकते हैं।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। मतलब अगर कोई भी गठबंधन सरकार की राजनीति बना रहे हैं तो वो चाहता है कि मैं राजनीतिक दल में मंत्री बनूं, तो वो चाहता है मैं बनूं। सारे गठबंधन वाले दल जो होते हैं वो सारे इसी तरह के विचारधारा के अंतर रखते हैं, विचारधारा के रूप में उभर कर आते हैं। मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है। भाजपा का विचारधारा क्या है कि वो हिंदुत्व की तरफ है, हिंदुत्व का विचारधारा रखते हैं, इससे वह सहमत नहीं है। लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में भी शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका के जो भी जातीय संघर्ष थे उनके बारे में आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, क्या कारण थे। तो यहाँ पर देखिए जातीय संघर्ष क्या थे। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है, और ये वाला भाग आपको पता है कि तमिलनाडु है। तो यहाँ पर जो भारत के तमिल लोग रहते हैं, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में निर्वाह कर रहे हैं। तो इसी के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, जातीय संघर्ष की भूमिका पनप उठ रही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उनके संगठन लिट्टे की हिंसात्मक कार्यवाहियों तथा आंदोलन की वजह से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। लिट्टे की प्रमुख मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। क्या मांग है कि श्रीलंका का जो एक क्षेत्र है पर लोग तमिल लोग रह रहे हैं, उनका मांग क्या है कि वह एक क्षेत्र बनाना चाहते हैं। श्रीलंकाई राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व रहा है और तमिल सरकार एवं राजनेताओं पर उनके हितों को अनदेखी किया जाने का दोषारोपण किया गया है। सिंहली राष्ट्रवादी की मान्यता है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है। तमिल के प्रति उपेक्षित व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद होगी। तो ये यहाँ पर मेन मुद्दा था, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सन 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स, ठीक है, ऑफ तमिल इल्म, जिसे लिट्टे भी बोला जाता था, देश की सेना के साथ सशस्त्र संघर्षरत है। मतलब वो संघर्ष पर उतर गए। इसने तमिल अर्थात श्रीलंकाई तमिलों हेतु एक अलग देश की मांग कर डाली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 2009 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा लिट्टे का सफाया कर दिया गया। इसके बाद उक्त स्थिति में बदलाव भी आया। तो ये सारे संघर्ष थे जो आपको आंसर में लिखने थे। आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिए, पर्यावरण संबंधी मसलों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए। तो पर्यावरण जो भी संबंधी मसला है तो भारत के पक्ष में क्या क्या आपको व्याख्या करना है, यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है। हमारे देश भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को सन 2002 ईस्वी में हस्ताक्षरित करके उसका अनुमोदन किया है। दूसरा क्या आपका, भारत ने अपनी राष्ट्रीय मोटर कार ईंधन नीति के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। तीसरा क्या आपका, 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। फोर्थ नंबर आपका, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के आयात, अपूर्णीय ऊर्जा के उपयोग, हमन स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया है। पांचवा नंबर, भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इसमें जैविक उत्पादों का प्रयोग कर डीजल प्राप्त किया जा रहा है ताकि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हो तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ना हो। उक्त उदाहरणों से भारत सरकार के पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग लेते रहने का भी पता चलता है। तो इस तरीके से आपको भी आंसर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आंसर को लॉक किया है, ठीक है, कि ऊपर दिए कारणों से ही ये पता चलता है। इस तरीके से आपको लॉक करना है आंसर को, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विवेचन करें। तो बताना आपको पड़ोसी देश के साथ क्या संबंध है। भाई अभी वर्तमान में तो जो भी पड़ोसी देश है, जैसे अगर इधर पाकिस्तान मान लेते हैं तो उसके साथ तो भाई बहुत घना दोस्ती है, मतलब सॉरी दोस्ती मतलब मजाक कर रहा था, मतलब दुश्मनी है। ऐसा पाकिस्तान नहीं है छोटा, तो क्या करेंगे। तो आंसर में देखेंगे कि क्या क्या संबंध है। तो आंसर देखते हैं, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति एवं मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पाकिस्तान का जन्म एक पड़ोसी के रूप में हुआ। दोनों देशों का संबंध कश्मीर मामलों को लेकर हमेशा तनावपूर्ण रहा है, झगड़ा करते रहा है, ठीक है। भारत चीन संबंध एशिया की सुदूर पूर्वीय राजनीति की एक बड़ी घटना है। 1954 में पंचशील संधि तथा 1962 के चीन आक्रमण के चलते दोनों देश एक दूसरे के करीब और दूर होते रहे हैं।
पाकिस्तान और चीन को छोड़कर भारत के संबंध अन्य सभी पड़ोसी राज्यों से मधुर है मतलब अच्छा है। लेकिन भारत ने हमेशा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा अन्य पड़ोसी देशों के विकास से पर्याप्त योगदान दिया है। इन पड़ोसी देशों में भारत ने अच्छा योगदान दिया है उनके विकास के लिए। भारत की सोच है कि पड़ोसी देशों से मित्रता यानी दोस्ती का संबंध बनाए रखना चाहिए। सैनिक दृष्टि से समर्थन राज्यों के लिए भी आवश्यक हो जाते हैं। यदि अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध रहे तो संबंधित देश मानसिक चिंताओं और तनाव के वातावरण से मुक्त होकर अपने साधनों का अधिकांश विकास संबंधी कार्यों में लगे रहेंगे। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो हमेशा लड़ाई में ध्यान रहेगा, देश के आंतरिक विकास के बारे में सोचेंगे नहीं। तो यही भारत चाहता है कि सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता की भावना रहे। लेकिन पाकिस्तान और चीन ये दोनों वर्तमान में नहीं चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 मैंने आपको बता दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट आपको मिलेंगे। मेहनत बहुत लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।